अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात होगी हुकूमत की तरफ से पॉलिसी में तब्दीली आई है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से। पहले हुकूमत मौजूदा चीफ जस्टिस याया अफरीदी को लगाने के हवाले से सोच विचार कर रही थी, लेकिन अब इसमें तब्दीली आई है। अब किस को हुकूमत लगाने के हवाले से मंसूबा बनाया है या फैसला किया गया है, इस पे तफसीलन बात होगी। और दूसरे नंबर पे बात होगी अली अमीन गंडापुर ने अपने पार्टी अरकान और रहनुमाओं को ये बताया है कि बुशरा बीबी की रिहाई उनकी कोशिशों के नतीजे में हुई है, और वो किन कोशिशों के, और उसके साथ साथ ये जो अश्योरेंस दी गई है कि बुशरा बीबी को अब दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इस पे भी तफसीलन बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो पीटीआई के कारकुनान और जो ख़ास तौर के ऊपर कुछ लीडर्स वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, इस पे भी तफसीलन बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हुकूमत की तरफ से जो ये फैसला किया गया है कि वो आपको याद होगा मैंने एक दो दिन पहले इस हवाले से रिपोर्ट किया था इसी वीलॉग में ही कि हुकूमत ये सोच विचार कर रही है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याया अफरीदी, उनको ही आइनी बेंच के सरबराह के तौर के ऊपर लगाए जाने के हवाले से कुछ डिस्कशन चल रही थी हुकूमती हलकों में। और उसका मकसद यही था कि जो एक पैरेलल या मुतवाज़ी एक बेंच या अदालत का एक तासुर दिया जा रहा था ख़ासतौर के ऊपर अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से और वकला की तरफ से, कि दो अदालतें या दो मुतवाज़ी सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये काम करेंगे तो जो क्लैश ऑफ पावर है उसका जो है वो ख़दशा हो सकता है। तो उस हवाले से हुकूमत ने ये फ़ैसला, पहले जो सोच विचार की जा रही थी कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याया अफरीदी, उनको ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह के तौर के ऊपर लगाए जाने का कोई इम्कान था। जो मेरी मुख्तलिफ हुकूमती ज़राए से बात हुई थी वो भी, उन्होंने भी यही बताया था कि शायद इस हवाले से कुछ जो डिस्कशन है हुकूमती ख़ासतौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून और जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनके दरमियान भी कोई इस तरह की सोच और डिस्कशन पाई जा रही थी। लेकिन अब जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि हुकूमत ने ये जो अपनी पॉलिसी थी उसको तब्दील करते हुए ये फ़ैसला किया है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याया अफरीदी, वो सुप्रीम कोर्ट के सरबराह के तौर के ऊपर ही एज ए चीफ जस्टिस काम करेंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके लिए एक नए जो सरबराह है उसका इंतखाब किया जाएगा। इस हवाले से जो मेरी इतलात हैं कि जो पहले नाम लिया जा रहा था जस्टिस अमीनुद्दीन खान का, उन्हीं का नाम दोबारा से मोस्ट फेवरेट समझा जा रहा है हुकूमती हलकों में। और यही फैसला किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो सरबराह होंगे वो पहले जो तीन सीनियर मोस्ट जजेस हैं ख़ासतौर के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी, इनमें से नहीं होगा, उनके बाद जो नेक्स्ट हैं उनमें से होगा। एक दो दिन पहले आपको पता है कि राना सनाउल्लाह की तरफ से भी ये बयान जो है वो जियो के एक प्रोग्राम में बताया गया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ये चाहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर क्योंकि कंट्रोवर्शियल हैं इसलिए वो इस बेंच का हिस्सा ना बने, और जस्टिस याया अफरीदी क्योंकि वो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है, नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, और उनको भी इसीलिए नॉन कंट्रोवर्शियल होने की वजह से बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सियासी मामलात आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आएंगे तो उस पर कोई उनके ऊपर एतराज़ात ना लगाए और कोई उनके हवाले से सवालात ना उठाए। इसलिए जस्टिस याया अफरीदी को भी नहीं लगना चाहिए बतौर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह के। जो मेरी इतलात हैं हुकूमत ने यही इस हवाले से मंसूबा बनाया है और यही पॉलिसी में अब फैसला किया गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्के तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह हो सकते हैं। अब इसके लिए जो प्रोसेस है वो मैंने कल आपको रिपोर्ट किया था कि स्पीकर कौमी असम्बली वो नाम उन्होंने बाकायदा मांगने के लिए अगले 24 से 48 घंटे में वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता करेंगे। तो आज जो रिपोर्ट हुआ है तमाम अखबारात में और मीडिया में वो यही हुआ है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ासतौर के ऊपर अपोजिशन और हुकूमती जो जमातें हैं उनसे नाम मांग लिए हैं। 4 नाम ये देने हैं जुडिशल कमीशन के लिए, उसमें से 2 हुकूमत की तरफ से और 2 अपोजिशन की तरफ से होंगे। अब जो हुकूमत में जो बड़ी जमातें हैं ख़ासतौर के ऊपर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से गालबन एक नाम दिया जाएगा, लेकिन इस पर फिर जो छोटी जमातें हैं उनसे भी मुशावरत लाजमी होगी। और जो दूसरी तरफ अपोजिशन है उसमें बज़ाहिर तो तासुर यही जा रहा है कि दोनों जो अरकान हैं वो पीटीआई से होंगे, लेकिन उसमें मौलाना फजल रहमान को आप रूल आउट नहीं कर सकते। वो एक बड़ी
اپوزیشن جماعت کے حوالے سے گو کہ ان کی اسمبلی میں اتنی زیادہ سیٹیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ایک سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اوپر وہ ایک بڑی جماعت کے طور کے اوپر سامنے ابھر کے آئے ہیں، تو اس کو حکومت جو اپوزیشن ہے وہ کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ ایک نام ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور ایک نام مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو 4 نام یہ پارلیمنٹ سے ہوں گے، اور اس کے ساتھ 5واں جو ہے وہ اسپیکر کسی غیر مسلم یا پھر اس کے ساتھ کسی خاتون کو وہ نامزد کر سکتے ہیں۔ تو 5 نام جو ہے یہ پارلیمنٹ اور سول سوسائٹی سے ہوں گے، اور 5 جو ہے وہ 4 سینئر موسٹ ججز اور ایک چیف جسٹس وہ ہوں گے۔ تو ایکول ووٹنگ ہوگی، اور اس کے ساتھ جو 3 اور نام ہیں، 13 اراکین کا یہ جو کمیشن ہوگا، وہ ایک اٹارنی جنرل، لا منسٹر، اور ایک اور ان کے ساتھ ہوگا جو بار کا نمائندہ ہوگا۔ تو ان کے ساتھ جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن شاید نومبر کے پہلے ہفتے میں ہی، کیونکہ اس میں جو میری اطلاعات ہیں کہ حکومت اس میں مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتی، تو نومبر کے پہلے ہفتے میں ہی یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے، یا ایٹ لیسٹ جو نام ہے وہ فائنل ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جو حکومت اپنی من پسند جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ اور باقی ججز کو تعینات کروا سکتی ہے یا نہیں کرا سکتی۔ اگر ووٹنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں حکومت کے پاس جو 2 تو ہو گئے پارلیمنٹ کے اراکین جو کہ حکومتی اتحاد سے ہوں گے، اور 2 ان کے ساتھ ہو گئے جو اٹارنی جنرل اور لا منسٹر 4، اور ایک جو آزاد جو خاص طور کے اوپر سول سوسائٹی سے اسپیکر نامزد کریں گے، وہ بھی اوبیسلی حکومت اپنی مرضی کا کرے گی، تو یہ 5 ہو جائیں گے حکومت کے پاس۔ اور ججز میں سے جو ہے 2 اپوزیشن والے، وہ کسی صورت حکومت کے حق میں یا حکومت کے حامی کسی جج کے حوالے سے وہ ووٹ نہیں دیں گے، 2 وہ ہو گئے، اور 2 اس کے ساتھ جو سینئر موسٹ ججز ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، وہ بھی کسی صورت حکومت کے جو حامی کسی جج کے حوالے سے ووٹ نہیں دے سکتے۔ 4 ان کے پاس ہو جائیں گے ججز کے پاس۔ 5واں جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اب اس میں کلیئر نہیں ہے کہ وہ دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن حکومت کے حق میں جو 2 اور ججز ہیں، خاص طور کے اوپر جسٹس امین الدین خان اور جسٹس مندوخیل، یہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر جسٹس امین الدین خان کو حکومت سربراہ بنانا چاہتی ہے تو وہ پھر جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ نہیں سکیں گے جو اس خاص طور کے اوپر تعیناتیوں کے حوالے سے۔ تو اس کے باوجود بھی جسٹس مندوخیل اور اس سے پھر جو نیکسٹ ہوں گے ایک سینئر موسٹ جج وہ بیٹھیں گے۔ تو جسٹس مندوخیل اوبیسلی یہ جو جسٹس منیب اختر یا جسٹس منصور علی شاہ کے جو فیور والے ہوں گے ان کے اس میں تو نہیں جائیں گے۔ تو حکومت کا بظاہر پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے اس جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ کب جو جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن اور کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ کب جو ہے اس کی کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں جو بھی انفارمیشن اور اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا اور اپڈیٹ کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی میں جو دھڑے بندی ہے اور جو لڑائیاں ہیں وہ اوپنلی اب سامنے آ گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فواد چودھری اور رؤوف حسن کی آپس میں جو نازیبہ الفاظ تک استعمال کیے گئے ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر سامنے آیا۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ کی طرف سے جو فواد چودھری کے بھائی کو انہوں نے عمران خان کی جو لیگل ٹیم تھی اس سے باہر کر دیا، تو پھر یہ دونوں جو بھائی تھے وہ ان کا آپس میں پھر ٹویٹر کے اوپر وہ بھی ایکسچینج ہوا کچھ ہارش جملوں کا، اور اس کے ساتھ پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی تھے اور سلمان اکرم راجہ ان کو بلا کے اڈیالہ جیل میں وہ پیچ اپ کرا دیا، یہ معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ لیکن جو باقی معاملات تھے پارٹی کے جو اختلافات، وہ نہ صرف یہ کہ اب بند کمروں میں تک رہ گئے ہیں بلکہ اوپنلی پبلک میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں۔ اب جو خیبر پختونخوا ہے اس میں بھی جو پہلے بھی میں نے اس حوالے سے بارہا رپورٹ کیا ہوا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے اراکین اسمبلی ہیں کے پی اسمبلی کے، وہ اراکین کافی حد تک جو چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور اس سے خوش نہیں ہیں۔ ایک تو کارکردگی کے حوالے سے، اور دوسرا علی امین گنڈاپور نہ تو صوبائی کابینہ کو کسی اس میں لیتے ہیں کنسلٹیشن کرتے ہیں، اور نہ ہی باقی جو اراکین ہیں ان کو کسی اس میں رکھتے ہیں، لوپ میں رکھتے ہیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے۔ تو اس وجہ سے ایک کے پی اسمبلی کے اندر جو اراکین ہیں
उनके अंदर रिजेंटमेंट और ख़ास तौर के ऊपर गम व गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है अली अमीन गंडापुर के हवाले से। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है, जो कि उन्होंने अपने पार्टी अरकान को बताया है। आज दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की ये खबर है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने अपने जितने भी PTI के अरकान हैं, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली और बाकी सीनियर जो क़यादत है PTI की, उनको ये बताया है कि बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई है वो अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से हुई है। अली अमीन गंडापुर ने उनको ये बताया, इस जो ख़बर है अंसार अब्बासी साहब की, उसके मुताबिक कि जो बुशरा बीबी की जो रिहाई के हवाले से उनसे कुछ अर्सा पहले रब्ता किया गया और ये बताया गया कि अब बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किसी और केस में नहीं किया जाएगा, तो आप इसका जो है वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भेजें फ़लाँ दिन इनकी रिहाई के हवाले से। तो ये अली अमीन गंडापुर पार्टी में उन्होंने ये क्रेडिट लिया है कि वो बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी या जो मुज़ाकरात हैं उसके नतीजे में हुई है। अब सवाल ये है कि ये जो एक बैकडोर डिप्लोमेसी या मुज़ाकरात के ज़रिए बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, वो किस उसमें हुई है, शराइत के ऊपर हुई है, इसका ये अंसार अब्बासी साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये सिर्फ 3 लोगों को पता है, इमरान खान, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर, इसके अलावा किसी को नहीं पता। लेकिन मैंने अपना जो 2 दिन पहले वीलॉग था जिसमें मैंने बताया था कि बुशरा बीबी किन शराइत के ऊपर उनको रिहा किया गया है, तो उस पर मैंने आपको बताया था कि बुशरा बीबी ने की जो ये रिहाई है ये इस डील के तहत हुई है कि अब PTI जो एजिटेशन की सियासत है या रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एहतजाज और घेराव जलाओ और इस्लामाबाद का जो है वो इस तरह जो प्रोटेस्ट का वो सिलसिला भी कुछ अरसे तक बंद रहेगा और एक पुरअमन तरीके से एक सियासी जमात के तौर के ऊपर वो काम करेंगे, ना ही कोई इस्लामाबाद का घेराव करेंगे, ना ही किसी एहतजाज की कॉल देंगे और ना ही जो इस हवाले से जिस तरह ये बार बार इनका वो किया जाता था, कोई बड़ा इवेंट हो, कोई बड़ा जो है इस हवाले से मौका हो, PTI अपना एहतजाज का ऐलान करके हमेशा से इस्लामाबाद को बंद करने की धमकी देती थी। तो आने वाले चंद महीनों तक जो है ये सिलसिला बंद हो जाएगा और PTI कोई एहतजाज इस सूरत में नहीं करेगी और ना ही कोई शहर बंद करेगी। तो ये जो बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से जो फर्स्ट एक स्टेप होगा वो यही था, जो मेरी इतलात थी, मैंने रिपोर्ट किया था। तो इस हवाले से अब देखना ये है कि क्या ये PTI वाकई बुशरा बीबी की रिहाई के एवज़ ये खामोश रह सकती है, एहतजाज की जो सियासत है उसको तर्क कर सकती है। इस हवाले से आदिल शाहजेब साहब उन्होंने भी रिपोर्ट किया है। वो कहते हैं कि कोई 30 के करीब अरकान हैं खैबर पख्तूनख्वा के PTI के, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है ख़ासतौर के ऊपर अली अमीन गंडापुर के हवाले से। और बाकी जो सीनियर लीडरशिप है वो ये समझते हैं कि जो PTI है इसकी जो सीनियर क़यादत है वो अपनी डील्स वगैरह करके अपने आप को बचाने के लिए इमरान खान को भूल गए हैं और ये इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई वो नहीं कर रहे। अगर PTI की जो ख़ास तौर के ऊपर ये सीनियर क़यादत है अगर इसी तरह ही इमरान खान को इग्नोर करती रही तो वो फिर ख़ुद से जो अरकान असम्बली हैं या जो PTI के अरकान हैं वो एक एहतजाज की जो प्रोटेस्ट मूवमेंट है वो चलाएंगे ताकि इमरान खान को रिहा कराया जा सके। सवाल ये है कि क्या वाकई ये इस हवाले से कोई किया जा सकता है, PTI की तरफ से कोई एहतजाज की नई मूवमेंट शुरू की जा सकती है और क्या उसके लिए PTI के पास कोई तैयारियां हैं। आपको इल्म होगा कि अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से अपने जो पार्टी अरकान थे उनको ये बताया था कि किसी भी एक प्रोटेस्ट के लिए या एक एहतजाज के लिए आप पेशावर से यहाँ पे इस्लामाबाद आते हैं तो आपको करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं मूवमेंट के लिए, आपको फ़ंड्स दरकार होते हैं। लेकिन अगर ये उसके पास, क्या इन अरकान के पास वो फ़ंड्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर एक मैसिव मूवमेंट चलाई जा सके, तो ये एक बड़े कुछ अहम जो सवालात हैं। लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि जो PTI के वर्कर है वो किसी तौर के ऊपर खुश नहीं है, ख़ास तौर के ऊपर जब तक इमरान खान जेल के अंदर है। लेकिन क्या बुशरा बीबी जो कि अब जेल से बाहर हैं और जो ये मुबैना तौर के ऊपर डील का एक ये जो मिल रहा है कि वो एहतजाज नहीं करेंगे, वो सेटिस्फाई कर सकेंगे जो वर्कर है, नाराज़ कारकुन है और उसके साथ साथ जो नाराज़ अरकान है PTI के, जो ये समझते हैं कि इमरान खान को इग्नोर किया जा रहा है, क्या बुशरा बीबी इस हवाले से उनको पैसिफाई कर सकेंगी? तो मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी ये कर सकती हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान जितना ज़्यादा ट्रस्ट बुशरा बीबी के ऊपर करते हैं वो शायद किसी और पार्टी लीडर के ऊपर नहीं करते। और ये वर्कर्स को भी और PTI के जो
जितने भी लीडरान हैं उनको भी ये अंदाज़ा है कि इमरान खान बुशरा बीबी की किसी बात को ना नहीं करते और हमेशा इमरान खान उस बुशरा बीबी को ही फ़ौक़ियत देते हैं। तो बुशरा बीबी का कहने का मतलब ये है कि इमरान खान कह रहे हैं। इस बुनियाद के ऊपर बुशरा बीबी मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल पैसिफाई कर सकती हैं जो एक नाराज़ कारकुन या वर्कर है। लेकिन देखना यह है कि अभी तक पब्लिकली कोई बुशरा बीबी की तरफ से ना ही कोई स्टेटमेंट आ रही है और ना ही कोई इस हवाले से जो बात आ रही है। इस पे जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन और जो अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह।